Hello students of class 8th. Now let's move on to a new chapter, that is chapter number 3 of history portion, ruling the countryside. चैप्टर का नाम समझ लेते हैं जैसे हम हमेशा करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूलिंग द कंट्री साइड. देखिए आपकी हिस्ट्री की बुक 8th क्लास की हिस्ट्री की बुक बहुत अच्छी है ना. इसका कारण ये है कि आपको जो हिस्ट्री समझाई गई है इस 8th क्लास में वो इंडियन हिस्ट्री है जो लास्ट पर समझाई जा रही है ना, लास्ट पर पढ़ाई जा रही है. 9th क्लास से आपको इंटरनेशनल हिस्ट्री पढ़नी है तो ये लास्ट टाइम है जब हमें पढ़ना है सब कुछ. तो बुक में हर चीज दी हुई है ना डिटेल में. पहली बात ये. दूसरी बात, आपको जो हिस्ट्री दी हुई है वो कुछ ऐसे दी गई है कि वो सीक्वेंस में है. जैसे आपने सेकंड चैप्टर में फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी चैप्टर था, उसमें पढ़ा मैंने आपको. कभी भी उसमें जो चीजें बताई वो हमेशा समझाई कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे बंगाल, अवध है ना, मराठा, नॉर्थ में, साउथ में कैसे अपने कब्जा किया है ना, टीपू सुल्तान, मैसूर, तो कैसे अपने कब्जे करे उन्होंने बंगाल वगैरह में. वहां कहीं भी गांव की बात नहीं आई. अब एक चीज आपने सोची, वहां सिटी की ही बात आई कि शहरों में कैसे कब्जा किया. रूलिंग द कंट्री साइड का मतलब है कि अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी गांव तक पहुंचेगी और गांव में सिर्फ इनको किससे मतलब होगा, वहां की एग्रीकल्चर से. एग्रीकल्चर से क्यों मतलब होगा, क्योंकि रेवेन्यू चाहिए, पैसा चाहिए, और जो टैक्स है वो एग्रीकल्चर की मदद से ही आएगा. ये कब्जा नहीं करना चाहते गांव में है ना. गांव में तो इनको पैसा दिख रहा है बस. क्यों? क्योंकि इनको दिख रहा है कि इंडिया की खेती काफी अच्छी है तो वहां से रेवेन्यू निकल के आएगा. तो ये एग्रीकल्चर का फायदा उठाने गए ड्यू टू देयर रेवेन्यू डिमांड. ये टैक्स चाहते हैं है ना. अब टैक्स क्यों चाहते हैं, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि इनको दीवानी राइट्स मिल चुके थे, दीवान राइट्स मिल चुके थे. इन्होंने राजाओं को हराकर है ना उनके साथ ट्रीटी की थी कि ठीक है राजा तुम बन के रहो लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन के राइट हमारे पास रहेंगे. पैसा राज्य का हम इकट्ठा करेंगे लेकिन राजा तुम ही रहोगे है ना. बंगाल वगैरह को हरा के ये तो किया था लेकिन वो तो बंगाल का राजा माना नहीं. मीर जफर, मीर कासिम, इन्होंने क्या करा, ये पपेट रूलर बन के नहीं रहना चाहते थे. तो ये इन्होंने ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानी. लेकिन ब्रिटिशर्स यही चाहते थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी यही चाहती थी कि दीवान राइट्स उन्हें मिल जाए यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन के, और रूल भले ही आप कर लो, एडमिनिस्ट्रेशन आप चला लो, यानी कि जो हार्ड काम है ना वो तो आप करो, पैसा हम इकट्ठा कर लें. ये चाहते थे. चलिए जो भी है, इन्हें दीवानी राइट्स मिल गए थे. अब इसके बाद ध्यान गया कि पैसा निकालेंगे कैसे लोगों से, क्योंकि ये तो आता ही नहीं है ना हमें रूल करना. रूल तो हमारे हाथ में आ गया, राइट्स तो हमारे हाथ में आ गए, लेकिन रेवेन्यू पब्लिक से निकालेंगे कैसे. तो उसके लिए इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ साल तो ये बहुत परेशान होते रहे है ना. क्यों? देखिए इसमें एक लाइन भी बहुत अच्छी लिखी हुई है, द कंपनी हैड बिकम द दीवान. ये आपको मिलेगी पेज नंबर 22 पे. टॉपिक है रेवेन्यू फॉर द कंपनी. उसके नीचे बढ़िए, The company had become the दीवान but it still saw itself primarily as a trader है ना. कंपनी को दीवान राइट्स मिल तो गए लेकिन वो तो बिजनेस करने आई थी, उसका काम टैक्स कलेक्शन तो नहीं ना था. तो इसी वजह से उसे दिक्कतें आई. ठीक है, तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने बोला कि कोई ऐसा सिस्टम बनाओ जिससे रेवेन्यू आए है ना, ज्यादा से ज्यादा पैसा हम कलेक्ट कर पाए, क्योंकि पैसा आ भी नहीं रहा था, रेवेन्यू फार्मर इनके पास पहुंचाते भी नहीं थे. तो आइडिया आया लॉर्ड कार्नवालिस को. ये पहला आइडिया है जो, यह पहली पॉलिसी है रेवेन्यू कलेक्शन में. लॉर्ड कार्नवालिस इन द ईयर 1793. नाम था परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी. क्या नाम था पॉलिसी का बेटा? परमानेंट सेटलमेंट. जैसे कि नाम से पता लग रहा है परमानेंट सेटलमेंट. अच्छा एक और चीज जोड़ लेते हैं, बंगाल में लाई गई थी. जैसे कि नाम से पता लग रहा है परमानेंट सेटलमेंट, तो इसमें क्या करा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, क्या आइडिया दिया कि एक काम करो, रेवेन्यू को फिक्स कर दो. इन फार्मर्स को पहले यही बता दो कि आपको रेवेन्यू कितना देना है. आपकी फसल खराब हो, बहुत अच्छी हो, प्रोडक्शन डबल हो जाए या बिल्कुल ना हो, फसल पूरी तरह खराब हो जाए, हमें तो रेवेन्यू चाहिए, हमें तो पैसा चाहिए, वो भी फिक्स, इतना पैसा चाहिए. तो कहीं से इंतजाम ना हो पाए ना तो किसी से उधार ले आना और हमको दे देना. ये लॉर्ड कार्नवालिस का आइडिया था. कंपनी को रास आ गया एक बार में. कंपनी को इसलिए रास आ गया, कंपनी को इसलिए अच्छा लगा कि कंपनी को लगा यार एक फायदा अच्छा हो जाएगा, हमारी है ना इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी. जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोल दिया कि एक फार्मर को 1000 रुपीज टैक्स देना है ना, एग्जांपल है, ऐसा कोई रेट अभी आपकी बुक्स में है नहीं, 1000 रुपीज टैक्स देना है. तो लॉर्ड कार्नवालिस ने बोला कि परमानेंट रहेगा. अब परमानेंट रहेगा तो हर फार्मर 1000 रुपये तो देगा ही सही.
अब फसल अच्छी हो तो भी 1000, बुरी हो तो भी 1000, तो ब्रिटिशर्स नुकसान में तो नहीं ना है इससे, है ना। एक बार एक आपके आगे प्रॉब्लम्स हैं टॉपिक उसमें आएगा, नुकसान में वो हो सकते हैं कब, जब किसी फार्मर की फसल बहुत अच्छी हो रही हो, है ना, कंटिन्यू बढ़ रही हो, अब उसमें आपने परमानेंट कर दिया, रेवेन्यू तो आपने फिक्स कर दिया, है ना, लेकिन आप ये चीज कहां से एडजस्ट हो जाएगी, उस फार्मर से नीचे जा रहा है लेकिन तब भी टैक्स तो उतना ही दे रहा है, हाँ? तो इसे परमानेंट सेटलमेंट नाम दिया गया। इसमें किया क्या, पीजेंट थे, है ना, जो मजदूरी कर रहे हैं खेत पे, उनके नीचे एक जमींदार लगा दिया गया और जमींदार को बोला गया कि आप टैक्स कलेक्ट करेंगे पीजेंट से और जमींदार लाएगा कंपनी के पास। ये जब भी कंपनी नाम आ रहा है ये ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ब्रिटिशर्स। तो पीजेंट किसको टैक्स देंगे, जमींदार को, जमींदार किसको टैक्स देगा, कंपनी को। ठीक है, ये एक सिस्टम बना दिया। ठीक है, ये आपका परमानेंट सेटलमेंट हो गया। इसमें टैक्स की जो रेवेन्यू की कलेक्शन था वो फिक्स कर दिया गया, अमाउंट फिक्स कर दिया गया। लॉर्ड कार्नवालिस इसको 1793 में लेके आए, कहां पे, बंगाल में। पीजेंट ने जमींदार और जमींदार ने कंपनी को ये टैक्स, पीजेंट्स को जमींदार को टैक्स देना, जमींदार को कंपनी को देना था। यानी कि पूरी जिम्मेदारी जमींदार पे थी। आप इतनी बात ध्यान रखिए कि जिसको जमींदार बनाया गया है ना, उसकी जिम्मेदारी वो पीजेंट से कैसे ना कैसे टैक्स लेके आएगा। चलिए, क्योंकि अभी ये मैंने इसलिए यहाँ पे जोड़ डाला क्योंकि अभी ये आगे जाके एक प्रॉब्लम बन जाएगी। फिर आपकी बुक में पेज नंबर 23 पे टॉपिक है द प्रॉब्लम। इस परमानेंट सेटलमेंट की प्रॉब्लम क्या थी, तो पहले सीधी साधी प्रॉब्लम ये थी कि फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ बहुत ज्यादा, है ना। कारण क्या है कि वही बात है, आपने परमानेंट कर दिया रेवेन्यू। अब किसान मान लीजिए किसी साल में फसल नहीं उगा पाया, टैक्स तो तब भी देना पड़ेगा, तो बेचारा वो मनी लेंडर के पास जाता था। मनी लेंडर जो उसे ब्याज पे टैक्स देता था, ब्याज पे पैसा देता था और बहुत ब्याज लगाता था। वो कंपनी को टैक्स तो भर देता था लेकिन मनी लेंडर का पैसा नहीं चुका पाता था, अंत में होता था वो कर्ज में डूब जाता था, है ना, और फिर उसके बाद बुरा बर्ताव किया जाता था। सेकंड पॉइंट ये कि इससे एक प्रॉब्लम कंपनी को भी हो रही थी कि जिन फार्मर्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा था, है ना, जिनकी कमाई बढ़ रही थी, उनका टैक्स नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि रेवेन्यू आपने फिक्स कर दिया है। और एक प्रॉब्लम यह है कि आपने जमींदारों को पूरे जमींदारी राइट्स दे दिए, है ना, जमींदारों को बोल दिया कि आप इसको कलेक्ट करके लेके आओ। अब जमींदार के साथ ये प्रॉब्लम हो गई कि पीजेंट्स कभी तो ज्यादा टैक्स दे देता था, कभी देते नहीं थे, तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, जमींदारों को हटाने लगे ये ब्रिटिशर्स। अभी आप आगे पढ़ोगे कि एक सेटलमेंट तो ऐसा आएगा जिसने जमींदारों को हटा ही दिया था। उसका कारण क्या था कि ब्रिटिशर्स, ये कंपनी परेशान हो चुकी थी कि पीजेंट्स पैसा लेके आ रहा है नहीं आ रहा, ये पता कैसे लगेगा, क्योंकि वो नहीं लाएगा। जमींदार आता था कि पैसा तो आया ही नहीं, ऊपर से पैसा नहीं आया तो हट जाओ यहाँ से, जमींदारों को हटा देते थे। अच्छा, जमींदारों को आप इतनी बात ध्यान रखिए, जमींदार को छोटी मोटी पोजीशन नहीं है, इनको ओनर बनाया गया है लैंड का, उस जमीन का। एक तरह से ओनर है ये, जिन पे खेती कौन कर रहे हैं, पीजेंट्स कर रहे हैं। तो जमींदार का काम सिर्फ इतना है कि वो पीजेंट से कंटिन्यू टैक्स कलेक्ट करके यहाँ पे दें। नहीं ले पाते हैं टाइम टू टाइम, अगर ब्रिटिशर्स को लगता है ये गलती हो रही है जमींदार के द्वारा, जमींदार टाइम टू टाइम टैक्स कलेक्शन अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे केस में कंपनी जमींदार से उसके राइट्स छीन लेती है, जमीन छीन लेती थी, है ना। आपके बुक में लिखा हुआ भी है द प्रॉब्लम। जो ये टॉपिक है ना काफी अच्छा है, इसको भी आप रीड करेंगे, वही होमवर्क है आपका। द नीड फॉर इम्प्रूव एग्रीकल्चर, पेज नंबर 23 पे उसमें परमानेंट सेटलमेंट पूरा समझाया गया है, उसको रीड करेंगे, है ना। पहले का इतना काम का नहीं था, पहले जो मैंने आपको ये बताया कि एग्रीकल्चर के लिए पहुंचे वहां पे रेवेन्यू के लिए और डिवाइन राइट्स मिल गए थे। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे, इसको एक कॉपी में लिख लेंगे आप, ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्योंकि आगे जब आता है डिस्कस द परमानेंट सेटलमेंट, एक्सप्लेन द परमानेंट सेटलमेंट, तब ये आपके पास होगा, बुक होगी, काफ़ी अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, फिर टॉपिक है न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड, है ना, तो इसको हम पार्ट नंबर 2 में करते हैं। थैंक यू।